हेलो एंड वेलकम टू जीएस नाइट पॉलिटी स्पेशल भारत का संविधान। आज हमारे छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास कर ली है, तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अभी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कि भारत में जो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी, उस संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये छठी क्लास है और इससे के पहले जो 5 क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने उन पाँचों क्लासों को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासों को देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आज हम लोग सिर्फ 2 अधिनियम करने जा रहे हैं और ये दोनों अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग पिछले क्लास तक 1891 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले तो यही बात सोचने वाली चीज़ है कि इससे पहले जितने भी थे वह तो चार्टर एक्ट थे, भारत शासन अधिनियम था या फिर भारत परिषद अधिनियम था, लेकिन इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी क्यों कहा जाता है? तो इसकी एक वजह ये हमारे सामने आती है कि हमने बात की थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला गया था शासन भारत का। तो उसी समय ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री या भारत सचिव नाम का एक पद बनाया गया था, जिसका काम था भारत के मामलों की देखभाल करना, देखरेख करना, और उसकी सहायता के लिए भारत में वायसराय रहेगा। अर्थात भारत मंत्री जो था वो इंग्लैंड में रहेगा, इंग्लैंड के संसद में, और जबकि वायसराय जो है भारत में रह करके भारत के कार्यों को देखेगा। तो उस समय 1909 के दौरान इंग्लैंड में जो भारत मंत्री थे वो थे लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले जो थे उस समय इंग्लैंड में भारत मंत्री थे, जबकि जो मिंटो अर्थात लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। तो चूंकि भारत मंत्री वायसराय से ऊपर होता था, इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो चलिए इस अधिनियम के बारे में अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि 1858 के अधिनियम के दौरान ये बातें सामने आई थी कि भारत में शासन चलाने के लिए अब भारतीयों की मदद लेना भी अब जरूरी साबित हो रही थी धीरे धीरे, और बिना भारतीयों के मदद के भारत में शासन चलाना मुश्किल हो रहा था। तो उसी के लिए 1861 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में भारतीयों को एक चुटकी भर भारत में कहते हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली में हिस्सेदारी दी गई थी। तो उसी हिस्सेदारी या फिर जो प्रतिनिधित्व था उसी को आगे बढ़ाते हुए जब समय आगे बढ़ा तो 1909 में भी प्रतिनिधित्व दिया गया भारत में। तो प्रतिनिधित्व जैसे उस समय के अनुसार 1861 या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद के अधिनियम में भारतीयों को सिर्फ विधायी परिषद में हिस्सा लेने की अनुमति थी, ना कि कार्यकारिणी समिति में। हमने बात की थी पहले भी कि जो वायसराय की जो समिति होती थी वो एक कार्यकारिणी समिति और एक विधायी परिषद, इन दोनों में भारतीयों की सहभागिता लगभग नगण्य थी। तो भारतीयों की जो हिस्सेदारी थी वो धीरे धीरे आगे समय के अनुसार बढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ विधायी परिषद में, ना कि कार्यकारिणी समिति में, जिसमें सिर्फ नियम बनाने वाले संस्था में भारतीयों की हिस्सेदारी हो रही थी, ना कि कार्यकारिणी समिति में वायसराय की। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जिन्होंने हिस्सा लिया था। ये भारत के पहले व्यक्ति थे। उसके बाद अब बात आती है लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में। तो भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अर्थात भारत में जो निर्वाचन मंडल पृथक मताधिकार है, ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कम्युनल रिवॉर्ड या अवार्ड, जो भी कहिए आप लोग, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम को।
अब लॉर्ड मिंटो को इसमें एक महत्वपूर्ण बातों में आता है ये कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल क्या है और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या था। तो देखिए, इस तरीके से हमें समझना होगा कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10 व्यक्ति रहते हैं या फिर किसी प्रांत में 10 व्यक्ति हैं। उनमें से 7 व्यक्ति जो हैं वो हैं मुसलमान, जबकि 2 व्यक्ति जो हैं वो हैं हिंदू और 1 व्यक्ति जो हैं वो हैं सिख। इन और समाज इसी तरीके से बनता है विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोगों को मिलाकर। लेकिन ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं इसमें मुस्लिम बहुल इलाका है और इसमें 7 लोग मुस्लिम हैं, 2 लोग हिंदू हैं और 1 लोग सिख हैं। तो लॉर्ड मार्ले और मिंटो का ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत हुआ ये कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस प्रांत में या फिर जिस इलाके में मुसलमानों की संख्या अधिक थी या फिर मुस्लिम बहुल इलाका था, भले ही उस एरिया में और भी लोग होंगे और अन्य समुदाय के भी लोग होंगे, लेकिन उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ये जो थी सबसे पहले 1909 में लाया गया था, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ये तो बात चलिए ठीक है कि किसी बहुल इलाके में किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक संप्रदाय के लोगों को खड़ा होने की ये दिए गए हैं, क्या कहते हैं, किसी एक व्यक्ति या संप्रदाय के लोग को चुनाव में खड़े होने का दायित्व दिया गया है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये थी कि इसमें अन्य जो समुदाय के लोग थे, मतलब कि जो अल्पसंख्यक थे उस क्षेत्र में, उन्हें इस चुनाव में भाग लेने की भी अनुमति नहीं थी। अर्थात वो इस चुनाव में वोट भी नहीं कर सकते थे। तो हमने देखा कि अगर कोई इलाका मुस्लिम बहुल है और उसमें अन्य भी लोग रहते हैं अन्य संप्रदाय के, वो तो रहेंगे, लेकिन मुस्लिम जो लोग हैं उन्हीं लोगों में से कोई एक व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होगा और अन्य जो लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता है और ना ही वो जो है उस चुनाव में वोट कर सकता है। वोटिंग का भी अधिकार उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक लोगों को नहीं था। यही था पृथक निर्वाचन जो मुसलमानों के लिए 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत लाया था। ये एक तरीके से फूट डालो और शासन करो की नीति थी जो लॉर्ड मार्ले और मिंटो अधिनियम के तहत आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। इन्हीं कारणों से हम लोग लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में भारत मुसलमानों को दिया गया था पृथक निर्वाचन मंडल, उसी तरीके से प्रेसिडेंसी कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जमींदारों और विश्वविद्यालय के लिए जितने भी लोग थे, विश्वविद्यालय के कुलपति हों या फिर प्रोफेसर हों, उन सभी के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यही था 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। तो अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर भारत शासन परिषद अधिनियम 1919। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो हमने जैसे कि 1909 के अधिनियम में भी बातें की थी कि जैसे मार्ले मिंटो अधिनियम में मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे या फिर भारत मंत्री थे इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड और मिंटो जो थे वो थे भारत में वायसराय। उसी तरीके से मॉन्टेग्यू 1919 में मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत मंत्री थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। तो ये अधिनियम उस समय आया था, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और इस अधिनियम की प्रमुख बातों में एक बात ये आती है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। मतलब कि
जो केंद्र और प्रांत में जो भी विषय होते हैं, उन विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय क्या होते हैं, इस पर हल्की सी नज़र डालते हैं कि आरक्षित विषय वो होते थे जिसमें गवर्नर जो है वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था। कार्यपालिका परिषद की के जो सदस्य थे उनकी सहायता से कार्य करता था आरक्षित विषय को लागू करने के लिए। जबकि हस्तांतरित विषय में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, न कि गवर्नर के प्रति। तो ये था हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब इस अधिनियम की कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो जैसा कि हमने देखा कि 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम में वो सिर्फ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1919 के अधिनियम आते आते सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब कि जिस इलाके में सिखों की बहुलता है उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही खड़े हो सकते हैं और वोट भी सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही देंगे। उसी तरीके से अन्य भी लोग, जैसे भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन की बात की गई है, अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ पर ये बहुल होंगे वहाँ पर सिर्फ यही खड़े हो सकते हैं और वोट भी सिर्फ यही दे सकते हैं। अन्य जो लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। ये 1919 के अधिनियम में बात कही गई थी। उसके अलावा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये एक 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें थी। ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ये जो 1926 में इसकी भर्ती के लिए केंद्र 1926 इसमें के समय में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और ये जो गठन है ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग, ये एक सवाल आ जाता है, किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का काम किया गया था, तो वो था ली आयोग। ली आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उसके अलावा पहली बार जो है केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया। इसका मतलब ये है कि पहले केंद्र और राज्य के लिए जो बजट था वो एक ही था। केंद्र और राज्य के लिए जो बजट आता था वो एक ही बजट आता था, दोनों के लिए अलग अलग बजट की व्यवस्था नहीं की गई थी। जबकि राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के तहत। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। द्विसदनीय केंद्र में, और उच्च सदन जिसे हम लोग राज्य परिषद कहते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का दिया गया था। जबकि निम्न सदन जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए दिया गया था। और ये जो दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य थे उनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता था, प्रत्यक्ष प्रणाली। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है 1919 का अधिनियम में, कि 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई थी, चेंबर ऑफ प्रिंसेस। इसके प्रथम चांसलर जो थे वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। और एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी लंदन में 5 वर्षों के लिए। यह इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बातों में आती है। और एक चीज़ 1919 के अधिनियम में जो महत्वपूर्ण है वो है कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का जनक जो है लियोनिड स्कॉटिस को कहा जाता है। इस अधिनियम में जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी वो है लियोनिस कार्टिस के द्वारा की गई थी। ये 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने देखी। और 1919 का जो अधिनियम था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की तो स्थापना की गई थी और उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। तो आज हमने मार्ले मिंटो सुधार को देखा कि किस प्रकार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद लॉर्ड मिंटो को हमने देखा कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक क्यों कहा जाता है। और हमने ये भी देखा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय थे। ये हमने बातें देखी। फिर जो कम्युनल रिवॉर्ड है या फिर मुस्लिमों के जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो किस प्रकार काम करता था, हमने वो भी देखा कि मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो किस प्रकार काम करता था। उसके बाद हमने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
जिसमें हस्तांतरित विषय जिसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय क्या होते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि इनमें और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। एक जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दी कि ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। और पहली बार जो है केंद्रीय बजट को अलग किया गया था राज्य के बजट से। और राज्य की जो विधानसभा है उसको अपना बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया था। और एक और चीज़ है, जो केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। और जो उच्च सदन था उसको हम लोग राज्य परिषद कहते थे। और उसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था। जबकि जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्षों के लिए होता था। और दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते थे, न कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्लियामेंटो सुधार को देख लिया। आगे की वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।